वेलकम वेलकम वेलकम। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने शो डायन इंग्लिश वर्ड्स गिमिक एपिसोड 37 में। चलिए आज का नया दिन और आज का सिचुएशन ये रहा। Hello, my dear friend. Most welcome in our Dan English Words Gimmick show. No need to send chill down your spine, nor be on the horns of a dilemma. All things will come in handy once you will know the ins and outs of matter. Feel it in your bones. Push and well up even further and alive your appetite for becoming a go-getter. चलिए आज का सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट और इसमें जितना भी इडियम्स और वर्ड्स हम यूज किए हैं, चलिए उसका शुरुआत करते हैं एक्सप्लेनेशन विथ एग्जांपल। और आज का पहला वर्ड ये रहा। Send chill down someone's spine. Send chill down someone's spine. This is a idiom. इसका मतलब होता है feel very frightened, means डर जाना या भय खाना. That is send chill down someone's spine. देखिए इसमें आप इसमें गौर कीजिए, सेंड चिल डाउन समवन्स स्पाइन। थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए कैसे चेंज। और देखिए सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे मान लीजिए सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पे समवन जो है हिज हो जाएगा, अगर यू है तो योर हो जाएगा, दे है तो दियर हो जाएगा, वी है तो आवर हो जाएगा। मीन्स जैसा सेंटेंस जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार वो समवन जो है चेंज हो जाएगा। अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको पढ़ रहा हूँ तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल देखिए, ही सेंड डाउन हिज स्पाइन बाय सीइंग स्नेक। जैसे देखिए ही यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार समवंस की जगह पे हिज आ गया तो ऐसे ही चेंज होगा। इसलिए बोला ही सेंड डाउन हिज स्पाइन बाय सीइंग ए स्नेक, मैंने वो सांप को देख करके बहुत ही डर जाता है, डर गया। तो इसी को मैं बोलूंगा। देखिए इससे पहले मेरे दोस्त आप यूज करते होंगे इंटायरली डिफरेंट वर्ड, बहुत ही हल्का वर्ड यूज करते होंगे, लेकिन आज से यूज कीजिए सेंड चिल डाउन समवन्स स्पाइन इडियम्स। And second example of this idiom, that is her threatening words send chill down my spine. जैसे देखिए हर मैंने उसका जो सा थ्रेटनिंग वर्ड जो दिया, मैं डराने धमकाने वाला जो वर्ड है उसे मैं डर गया, तो इसलिए मैं बोला कि हर थ्रेटनिंग वर्ड सेंड चिल डाउन माय स्पाइन। और थ्रेटनिंग वर्ड कल हम लोग दिए थे इसका डिटेल में। और तीसरा एग्जांपल देखिए, हॉरिफिक सीन सेंड चिल डाउन राधाज स्पाइन। जब यह हॉरिफिक कोई ऐसा सीन घटना था, बहुत ही भयावह घटना था, उसको देख करके वो डर गई। कौन? राधा डर गई। इसलिए मैं बोला कि हॉरिफिक सीन सेंड चिल डाउन राधाज स्पाइन। आप देख रहे हैं ना कैसे समवन चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और ये ध्यान रखिएगा पॉजिटिव प्रोनाउन जो बनाना होता है तो आई का मैं होता है, वैसे देखिए नेम है तो नेम का होता है एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो पॉजिटिव प्रोनाउन बन जाता है। जैसे राधाज मीन्स राधा का। चलिए आज का सेकेंड वर्ड ये रहा। That is on the horns of a dilemma. On the horns of a dilemma. This is a idiom. इसका मतलब होता है कंफ्यूजन, सशंका, शंका डॉट में। चलिए आज का दूसरा इडियम्स रहा ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, माने कंफ्यूजन। इससे पहले मेरे दोस्त आप कंफ्यूजन बहुत यूज करते होंगे, लेकिन यहाँ आने पर यदि डायन इंग्लिश वर्ड गिमिक को यदि आप फॉलो करते होंगे तो मैं गारंटी दावे के साथ बोल रहा हूँ कि ये कंफ्यूजन से रिलेटेड ही आपको बहुत सारा स्टैंडर्ड वो भी इडियम्स बहुत ज्यादा मिल गया होगा। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, प्लीज वॉच इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। इसका पहला एग्जांपल देखिए, डोंट बी ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा फॉर इंग्लिश। मैं ये बोल रहा हूँ कि अंग्रेजी से रिलेटेड अब मैं कोई कंफ्यूजन आप नहीं रखिए, क्योंकि अब डायन इंग्लिश आपके पास आ गया है और इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, लिखने का हो, बोलने का हो, कंप्शन का हो, मैंने कोई भी, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कोई बुक ही पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है, मेरा ये कहना है कि यदि पूरा सब कुछ समझ में आता है, यदि समझा दिया जाएगा, यदि डायन इंग्लिश में यदि आप आते हैं तो इन पूरा ईच एंड एवरी चीज पूरा क्लियर किया जाता है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मतलब कहने का ये है कि आप इससे पहले कहीं पे पढ़े होंगे या खुद पढ़े होंगे तो नोटबुक में होगा या वो किताब में होगा, लेकिन यहाँ पे जब आप पार्ट बनते हैं, डायन इंग्लिश का छात्र बनते हैं, तो आपका वो सब कुछ टंग पे आ जाएगा, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे बोलने के फ्रंट पे हो, लिखने के फ्रंट पे हो, धर आता है। चलिए दूसरा एग्जांपल है, लिविंग ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा इज नॉट फॉर योर कैरियर। देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल,
लिविंग ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डायलेमा इज नॉट गुड फॉर योर कैरियर। यदि आप कंफ्यूजन में रहेंगे तो आपके कैरियर के लिए, भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैं बोला कि क्लियर कट रहिए, टारगेट ओरिएंटेड रहिए, तभी जाकर के आप कुछ कर पाएंगे। And third example of this idiom, which extreme should I choose? Still I am on the horns of a dilemma. मतलब क्या कैरियर चुनना चाहिए और क्या नहीं। आप अभी भी कंफ्यूजन में हैं, अभी भी डॉट में हैं, शंका में हैं, सशंकित हैं। जैसे देखिए 10th के बाद जनरली क्या होता है, स्ट्रीम आपको लेना पड़ता है कि मैं साइंस स्ट्रीम लूंगा या आर्ट्स स्ट्रीम लूंगा या कॉमर्स स्ट्रीम लूंगा। और साइंस में भी यदि मैथ से आगे बढ़ना चाह रहा हूँ या बायोलॉजी से बढ़ना चाह रहा हूँ तो ये मैं क्या लूं, उसी के दुविधा में जो हूँ, कंफ्यूजन में हूँ, उसी को मैं बोलूंगा ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डायलेमा। चलिए आज का ये सेकंड वर्ड रहा और आज का थर्ड वर्ड ये रहा। That is come in handy. This is a phrase come in handy. इसका मतलब होता है यूजफुल और पर्टिकुलर पर्पस, मीन्स उपयोग में आना। come in handy. किसी काम में यदि आना, मान लीजिए नॉलेज है तो उपयोग में आना, इस रंग को जब यूज करेंगे तो फ्रेज से रिप्लेस कीजिए कम इन हैंडी। पहला एग्जांपल देखिए, सेव द मनी, इट विल कम इन हैंडी एट बैड टाइम्स। मेरा ये कहना है, ये एग्जाम्पल का कहना है कि पैसा बचत कीजिए, थोड़ा थोड़ा आप सेविंग कीजिए, जो आपके बुरे दिन में वो बहुत ही काम में आएगा। इसलिए मैं बोला सेव द मनी, इट विल कम इन हैंडी, मतलब कि उपयोग में आना, काम में आना, इसी के संदर्भ में मैं यूज किया सेव द मनी, इट विल कम इन हैंडी एट बैड टाइम्स। And second example of this phrase, this formula is come in handy in solving algebra question. मान लीजिए कोई फार्मूला है, जैसे मैथ का कोई फार्मूला है जो अलजेब्रा का जो कोई क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा था, उसमें ये बहुत उपयोग में आता है। इसलिए मैं बोला दिस फार्मूला इज कम इन हैंडी इन सॉल्विंग अलजेब्रा क्वेश्चन। एंड थर्ड एग्जांपल देखिए, नॉलेज नेवर गोज इन वेन, इट ऑलवेज कम इन हैंडी। जैसे ये आप कहावत सुने भी होंगे कि जो नॉलेज है, ज्ञान जो है, कभी बर्बाद नहीं होता है। मतलब गो इन वेन मीन्स होता है व्यर्थ, व्यर्थ में जाना या में बर्बाद हो जाना। मैंने ये गो इन वेन मैंने बर्बाद नहीं होता, व्यर्थ नहीं जाता है, ये आपके उपयोग में आता ही आता है, आ जाए या कल, लेकिन आता जरूर है। इसलिए मैं बोला नॉलेज नेवर गोज इन वेन, it always come in handy। चलिए Hello my dear friend, good gumption, goodly impressive impression. Danan English helps you way out from a strain of lamentation. English words and sentences start coming out from your mouth, that too in one shot. चलिए आज का फोर्थ वर्ड ये रहा, The ins and outs, the ins and outs. देखिए इसको प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लीजिए। इंस देखिए, जेड जो होता है उसका उच्चारण टंग को नीचे वाले दांत के पीछे टिपकाएंगे और घर्षण के साथ हवा निकालेंगे। इंस एंड आउट्स, इंस एंड आउट्स, ए का उल्टा लिखा होता है, होता है इंस एंड आउट्स। दिस इज अ नॉन, इसका मतलब होता है कंप्लीट फैक्ट्स ऑफ समथिंग, मतलब पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, किसी चीज के बारे में पूरा सच्चाई आपको पता होगा, दैट इज इंस एंड आउट्स होता है। देखिए पहला एग्जांपल देखिए, आई डू नॉट हैव द इंच एंड आउट्स नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। मान लीजिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे कंप्यूटर के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है, तो इसी को यदि हम बताएंगे तो इस ढंग से यूज करेंगे। चलिए सेकेंड एग्जांपल देखिए, Before starting the preparation, you should know the ins and outs of that competition. Before starting the preparation, you should know the ins and outs of that competition. देखिए किसी भी कंपटीशन का यदि आप तैयारी करते हैं, उससे पहले उसके बारे में पूरा फैक्ट्स आपको समझ में आना चाहिए। सब कुछ जब मालूमात होता है तो कंपटीशन के लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसलिए मेरा कहना था कि कंपटीशन तैयारी करने से पहले पूरा उसका फैक्ट्स आप समझिए, उसके बाद तैयारी करना शुरू कीजिए। चलिए थर्ड एग्जांपल देखिए, By enrolling Danan English, anyone can know the ins and outs of English. By enrolling Danan English, anyone can know the ins and outs of English. मतलब Dan English में आते ही इंग्लिश से रिलेटेड जितना भी आपको प्रॉब्लम होगा, सब कुछ का निदान है। मीन्स यहाँ पे आते ही आपको बोलना, लिखना, ग्रामर सब टंग पे आ जाता है। वो एग्जाम्पल भी उसी से रिलेटेड है। देखिए आज का once again another idioms, that is push the envelope, push the envelope. This is idiom. इसका मतलब होता है tried new things which has not been tried before. मतलब ऐसा चीज ट्राई करना इससे पहले जो आप नहीं किए हैं, मीन्स नया चीज पे अपना हाथ आजमाना, that is push the envelope. मान लीजिए आप किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, यदि सक्सेस नहीं होते हो तो नया नया तरीका भी अपनाइए। जब तक सक्सेस नहीं हुए तो आपको हिम्मत नहीं हारना है। इसलिए मैं बोला
पुश द envelope, that is idioms. इसका एग्जाम्पल देखिए पहला, you should keep pushing the envelope until you do not get सक्सेस। आपको नया नया तरकीब तब तक अपनाना चाहिए जब तक कि आप सफलता नहीं पा लिए हैं, तब तक आपको अपनाना चाहिए। आज का दूसरा एग्जांपल इसका देखिए, आई ट्राइड हार्डर एंड पुश द एनवेलप फॉर गेनिंग द नॉलेज ऑफ ए स्टॉक मार्केट। मैंने ये कहना चाह रहा है कि मैं बहुत ज्यादा कोशिश किया, नया नया विधि भी अपनाया, किसी भी तरह से मैं स्टॉक मार्केट का मैं नॉलेज एक्वायर कर सकूं, लेकिन नहीं कर पाया, वो अलग बात है, लेकिन मैं बहुत कोशिश किया। तीसरा एग्जांपल देखिए, Even after pushing the envelope, he didn't subside his jinx. देखिए आपको जिंक्स का, यदि आप मुझे शो को फॉलो करते होंगे, जिंक्स मैंने बैड फेट जो होता है, मैंने जो अभाग्यशाली जो बोलते हैं, उसको मैं कितना भी नया नया तरकीब में अपनाया तो भी मैं अपना जो ये भाग्य जो था मेरा जो सक्सेस नहीं हो रहा था, उसको मैं अभी भी नहीं टाल पाया। इसीलिए मैं बोला, इवन आफ्टर पुशिंग द एनवेलप ही डिडंट सबसाइड हिज जिंक्स। चलिए आज का 6th वर्ड ये रहा, That is, feel it in your bones. Feel it in your bones. This is a idiom. इसका मतलब होता है strongly believe. मतलब किसी चीज पे आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं तो उसको दूसरे वर्ड के साथ बोलेंगे। idiom है that is feel it in your bones. और ये ध्यान रखिएगा, अगर सब्जेक्ट यू रहेगा तो योर होगा, ही रहेगा तो हिज होगा, दे रहेगा तो दियर होगा, आई रहेगा तो माय होगा, अगर राम है तो राम्स होगा, मिस एपोस्ट्रोफी एस वाला होगा। देखिए एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल देखिए, इफ यू हैव फेल्ट इन योर बोन्स देन नथिंग इज इम्पॉसिबल। यदि आप स्ट्रांगली बिलीव किसी के बारे में करते हैं तो कोई भी चीज असंभव नहीं है, जो आप सोच लिए वो कर ही देंगे। इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ होना चाहिए, पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसीलिए मैं बोला, इफ यू हैव फेल्ट इन योर बोन्स देन नथिंग इज इम्पॉसिबल। एंड दूसरा एग्जाम्पल देखिए, Forthcoming budget will be very good. I feel it in my bones. मैं ऐसा ये सोच रहा हूँ कि आने वाला जो बजट होगा बहुत ही अच्छा होगा, मुझे स्ट्रांगली बिलीव ऐसा है। क्योंकि मान लीजिए मोदी गवर्नमेंट के मैंने कार्यशाली से, या जो निर्मला सीतारमण जो बजट पेश करती है उनके कार्यशाली से मुझे पता चलता है कि आने वाला जो बजट रहेगा बहुत ही अच्छा होगा। ये मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, उसमें बहुत ही मेरा विश्वास है। वैसे भी देश नहीं झुकेगा, देश नहीं रुकेगा, आगे बढ़ेगा जरूर। चलिए आज का 3rd एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट मंथ विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर बिजनेस, वी कैन फील इट इन आवर बोन्स। देखिए वी है यहाँ पे, तो वी के संदर्भ में आवर हो गया, तो इसको देखिए कैसे चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इस पर ध्यान दीजिए। तो मैं ये बोला कि आने वाला समय, जो आने वाला जो महीना है हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे ऐसा लगता है। उस चीज को जब हम बोलेंगे तो वहीं पे यूज होगा फील इट इन योर बोन्स, और योर जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। चलिए आज का 7th वर्ड ये रहा, दैट इज अलाइव। अलाइव देखिए, ई उल्टा लिखा हुआ है तो इसका मतलब अ हो गया, एल के ऊपर लकीर है, इसका मतलब एल पे जोड़ देना होगा। इसका मतलब होता है अलाइव। अलाइव दिस इज एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है लिविंग, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, जो जिंदा है या वो अभी भी अस्तित्व में है, उसी को हम बोलेंगे अलाइव। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, ही इज अलाइव इवन आफ्टर मीटिंग फैटल एक्सीडेंट। मान लीजिए वो अभी भी जिंदा है, अभी भी वो मतलब इतना घातक एक्सीडेंट हुआ उसके बाद भी वो जिंदा है, तो उसको यदि हम बोलेंगे इस ढंग से यूज करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, प्लीज अलाइव योर होप फॉर गेटिंग सक्सेस। मैंने अपना जो आशा है उसको आप जीवित रखिए सक्सेस पाने के लिए, तभी आप सक्सेस पा सकते हैं। इसको देखिए केवल जिंदा के नहीं, देखिए होप में भी आ गया, मैंने डिफरेंट वे में इसको लिटरली भी यूज कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। थर्ड एग्जांपल देखिए, फिगरेटिव यूज होता है। फिगरेटिव मीन्स साहित्य के स्टाइल में, उसको भी सोचिए, उसको किसी वर्ड के साथ चिपका के देखिए, बहुत अच्छा होता है। एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, दैट इज इन रिसेंट एविडेंस मेनी पीपल बरीड अलाइव इन अमेरिका। इन रिसेंट एविडेंस मेनी पीपल बरीड अलाइव इन अमेरिका। ये आप भी वाकिफ होंगे, कुछ दिन पहले की घटना है जो अमेरिका में थोड़ा दिन पहले ही हुआ है। मुझे लगता है मुश्किल से 1 महीना के पहले ये घटना है, जो वहां पे इतना बर्फबारी हुआ, इतना कोल्ड हुआ कि आदमी चल रहा था वो बर्फ के अंदर दब जाता था। बरीड मीन्स होता है दफन हो जाना या किसी चीज के अंदर दब जाना। हाँ, तो दब जाता था, मतलब कोई जिंदा ही दब गया तो मर ही जाएगा, क्योंकि उसमें तो बचने की कोई चांस ही नहीं है। इसलिए मैं इसको एग्जांपल से आपको कोरिलेट किया। इन रिसेंट एवलांच मेनी पीपल बरीड अलाइव इन अमेरिका। My request, my urge, my suggestion,
seeing a constant stream of affection, a spontaneous flowing enthusiasm, and unalloyed positive zest. Even self-satisfied Daniel and Anil couldn't thwart themselves from saying you preponderant amount of thanks to you all for being with us, for following us, for becoming an ardent follower of Dan English. Please, if you like it, convey this message to your kith and kin, your relatives. 100% you can learn English without giving any second thought. चलिए आज का 8 वर्ड ये रहा। एपटाइट, एपटाइट। देखिए ए और ई जब मिल जाता है ए होता है, और ए आई जब होता है तो आई होता है। ए और ई के आगे देखिए ऊपर लकीर है, इसका मतलब जोड़ देना होगा। एपटाइट, 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 दिस इज अ नॉन। एपटाइट, दिस इज अ नॉन। इसका मतलब होता है नीडिंग समथिंग, वांटिंग, या किसी चीज का भूख होना, चाहत होना। उसको ही हम बोलेंगे एपेटाइट। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, दे हैव एन एपेटाइट टू डू एक्सेल, मैंने उनको भूख है कुछ अच्छा करने का, मैंने चाहत है, मैंने वांटिंग या नीड, उसको बहुत ही इसका नीड है या वो चाहता है, और या भूख है कुछ अच्छा करने का, उस समय यूज करेंगे इस ढंग से। दूसरा एग्जांपल देखिए, अलाइव योर एपेटाइट फॉर डूइंग बेटर, मैंने अच्छा करने के लिए भूख रखिए, मैंने जिंदा रखिए, मैंने अपने चाहत को जिंदा रखिए कुछ अच्छा करने के लिए। उसको हम यदि फिगरेटिव यूज करेंगे तो इस ढंग से यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, दिस इज ड्यू टू फीवर, शॉर्डियन लॉस्ट हिज एपेटाइट। आप जनरली देखते होंगे जब किसी को बुखार हो जाता है, फीवर आ जाता है, उस समय उसका भूख उसको नहीं लगता है कि मुझे भूख ही नहीं है, जब खाने का मन करता है खा नहीं पाता है, क्योंकि ये कुछ बायोलॉजिकल टर्म है, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूं। इसलिए मैं बोला कि ड्यू टू फीवर शॉर्डियन लॉस्ट हिज एपेटाइट, तो इसको इस ढंग से भी आप यूज कीजिए। इसलिए मैं बोला कि बार बार यूज करेंगे, आप सिचुएशन के साथ प्ले कीजिए, तब जाकर के वर्ड दोस्त में आपका होगा। चलिए आज का 9th एंड फाइनल वर्ड ये रहा, दैट इज गो गेटा। गो गेटा, देखिए जी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब जी पे जोड़ देना होगा। ओ यू ओ करके पढ़ते हैं, और ई ए होता है, और ई का उल्टा लिखा रहता है, दैट इज अ होता है, और उससे चिपक एक लकीर है, इसका मतलब र हो गया। तो क्या पढ़ेंगे, गो गेटर, गो गेटर, दिस इज अ नॉन। इसका मतलब होता है डिटरमाइंड टू बी सक्सेसफुल या वर्क हार्ड टू सक्सीड, मतलब जो आदमी प्रतिबद्ध है, प्रबल इच्छा रखता है सक्सेस होने का, सफलता पाने का, उसको बोलते हैं गो गेटर। इसी को हम बोलते हैं गो गेटर। जैसे इंटरप्रेन्योर जो भी रहता है वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, जो कुछ भीड़ से लीक से हटके काम करता है और करना ही करना है ऐसा तमन्ना जो रखता है, उसी को हम बोलते हैं गो गेटर। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, वी लाइक गो गेटर्स, मैंने जो इस तरह प्रतिबद्ध जो आदमी है, प्रतिबद्ध जो आदमी है, जो कुछ करना चाहता है किसी भी हालत में, ऐसा आदमी को हम लोग बहुत पसंद करते हैं। तो इसलिए मैं एग्जांपल पे दिया, वी लाइक गो गेटर्स। दूसरा एग्जांपल देखिए, After doing hard work, Prince got selection. Really, he is a go-getter. देखिए प्रिंस जो एक स्टूडेंट डायन इंग्लिश का, जो बहुत ही इस बार सिलेक्शन हुआ इनका रेलवे में, बहुत ही हार्ड वर्कर है, बहुत ही अच्छा मेहनत करते हैं। इसलिए मैं बोला कि अच्छा मेहनत करने के बाद वो सिलेक्शन पा गए रेलवे में। रियली में वो डिटरमाइन बंदा है, कुछ भी करने का चाहता है और कुछ प्रतिबद्ध है अपने एम्बिशन के प्रति, गोल के प्रति, इसलिए मैं इसको यूज किया इस ढंग से। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, आप लोग भी जानते होंगे, E. Sridharan contributed immensely in the metro project and was known as a go-getter. जैसे आप मेट्रो मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, ए श्रीधरन। आप जानते ही होंगे कि इंडिया में जितना भी टिपिकल ब्रिज हो, रेलवे का हो, मेट्रो का हो, वहीं ई श्रीधरन जी हैं जो पूरा कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत ही ज्यादा योगदान है इनका। इसलिए वो रियली में डिटरमाइंड पर्सन है और कुछ भीड़ से अलग करने का चाहत रहता है, इसलिए सटीक मुझे लगा, इसलिए मैं एग्जाम्पल भी दिया। 10 times we said, still we are saying, throw caution to the wind, nothing will be will o' the wisp, pay heed on what is said by Dan English. चलिए, मुझे आशा है कि जितना भी इसमें मैं वर्ड दिया, आज की सिचुएशन में ज्यादातर इडियम्स ही था, फ्रेज था, मैं पूरा डिलिनेट कर दिया विथ एग्जाम्पल, और उसका इंट्रिकेसी भी इंच एंड आउट सब कुछ मैं बता दिया हूं। चलिए एक बार फिर से सिचुएशन पढ़ देता हूं। No need to send chill down your spine, nor be on the horns of dilemma. All things will come in handy once you will know the ins and outs of matter. Feel it in your bones.
push and develop even further and alive your appetite for becoming a go-getter. चलिए तब तक आप सिचुएशन बनाइए, वर्क कीजिए। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगता होगा ये शो। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। तब तक के लिए बाय बाय।